से जो पक्वाशय जो अग्नाशय है इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, इनसे पूर्ण पाचक रस निकलते हैं। अर्थात यहां से क्या क्या निकलेगा, एक तो आपका निकलेगा ट्रिप्सिन, यहां से क्या निकलेगा ट्रिप्सिन, उसके अलावा अगर हम यहां से देखें तो लाइपेज, और भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जैसे यहां से क्या निकलेंगे, तमाम जो है एंजाइम और भी निकलेंगे। मुख्य रूप से आपको ट्रिप्सिन और लाइपेज को याद रखना है, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए डायस्टेज आप कह सकते हो। तो उसमें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग अलग होते हैं, आपको उस कार्बोहाइड्रेट के नाम के आगे एज जोड़ देना है, जान लो एंजाइम हो जाएगा। जैसे माल्टेज, सुक्रेज, ये सब एंजाइम हैं, और ओज जोड़ देंगे तो वो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, तो ओज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ओज जोड़ने से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और एज जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, एंजाइम। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। अगर हम और आगे बढ़ें तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो भोजन है, इस भोजन में जिसमें अब बाइल जूस मिल चुका है, उसमें अब क्या आकर के मिलेगा भैया, ये जो पूर्ण पाचक रस है ये आकर के इसमें भोजन में मिलेगा। और अब क्या होगा कि भोजन जो है, देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के कौन कौन से हिस्से होते हैं, छोटी आंत में कितने हिस्से हैं, तो छोटी आंत के 3 हिस्से हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां से स्टमक जुड़ता है, अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम ग्रहणी या डेडुनम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ग्रहणी। देखो जो छोटी आंत है इसके कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। एक तो हो गया आपका ग्रहणी, दूसरा हो गया आपका, उसके आगे होता है मध्य आंत्र, और फिर क्या होता है, शेषांत्र, इलियम। तो देखो दोस्तों, जो भोजन है वो ग्रहणी में, यहां पर कोई विशेष पाचक रस नहीं निकलते हैं, ग्रहणी से कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, जैसे सिक्रेटिन, और उसके बाद में किलोसाइटोकाइनिन। तो ये जो 2 तरह के हार्मोन हैं, ये हार्मोन जो है क्या करते हैं, जैसे सिक्रेटिन का काम ये है कि ये पैंक्रियाज को जा करके बताएगा कि आप पैंक्रियाटिक जूस निकालिए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर दूसरा वाला जो हार्मोन है वो जा करके जो है यकृत को बताएगा कि आप क्या निकालेंगे, वाइल जूस का स्राव करिए। तो इस तरह से ग्रहणी से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं जिनको आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद में हम मध्य आंत्र की बात करें तो मध्य आंत्र क्या करता है, भोजन को फैलने का क्या दे देता है, स्पेस दे देता है, क्षेत्रफल दे देता है। जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी चीज को अगर क्या करना हो, पचाना हो, जैसे आपको कोई चीज मान लो अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप उसको थोड़ा सा फैला लेते हो तो वो सही से दिखता है, और एक एक पार्ट उसमें से बीन लेते हो। जैसे चावल में मान लो कुछ कंकड़ पत्थर मिल गया तो उसको आप फैला करके तब आप उसमें से चुनते हैं तो वो आसान हो जाता है। इसीलिए मध्य आंत्र का काम है कि वो भोजन को क्या कर दे, फैला दे, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन सही से हो पाए। और इसके बाद भोजन पहुंचता है इलियम में, और इलियम में जो है क्या होता है, इलियम में भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है, अर्थात शेषांत्र में। वैसे अगर एक क्वेश्चन इस तरह से आए कि भोजन का पाचन सबसे अधिक कहां होता है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भोजन का पाचन सबसे अधिक कहां पर होता है, और उसमें जो छोटी आंत है उसके अलग अलग भाग ना दिए जाएं, तो आपको केवल छोटी आंत दिया हो तो छोटी आंत लगा देंगे। लेकिन अगर उसमें भी अलग अलग उसको कर दिया हो तो आपको शेषांत्र को ठीक करना होगा, क्योंकि शेषांत्र में ही भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। क्योंकि शेषांत्र की जो एक संरचना विशेष प्रकार की होती है, उसमें परवर्ध पाए जाते हैं, इस तरह उंगलियों के हिसाब से जैसे उंगलियां होती हैं, इसी तरह के इसमें क्या पाए जाते हैं, परवर्ध या बिलाई पाए जाते हैं, लेक्टल पाए जाते हैं। और इन्हीं बिलाई के द्वारा
क्या किया जाता है, भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखो यहां पर आपको समझना है कि हमने क्या बताया कि जो ये पैंक्रियाज है अर्थात अग्नाशय है, इस अग्नाशय से क्या निकला, पूर्ण पाचक रस निकला, और जिसमें से जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करेगा, ट्रिप्सिन जो है ये फिर से जो पेप्टोन्स आया था अर्थात जो प्रोटीन आई थी उनका पाचन ट्रिप्सिन करेगा। जो लाइपेज है ये वसा का पाचन करेगा, वसा को किस में तोड़ेगा, ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, फैटी एसिड में तोड़ेगा, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसके क्या होते हैं, संगठन होते हैं। और इसके बाद में अगर हम और आगे देखते हैं तो फिर यहां से और भी क्या निकलेंगे, जो है एंजाइम निकलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, और इस प्रकार से भोजन आपका पहुंचेगा कहां पर, छोटी आंत में। और छोटी आंत में एक आपको एंजाइम मुख्य रूप से याद रखना है, इरेप्सिन, इरेप्सिन। और ये जो इरेप्सिन है ये बचे हुए प्रोटीन की अवस्था को, जैसे प्रोटीन कई अवस्थाओं से गुजर चुका है जिसमें उसने कई जो है छोटे छोटे अणु हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रोटीन फाइनल रूप से नहीं पचा है। इतने सारे जंक्शन को पार किया प्रोटीन, लेकिन अभी इसका फाइनली पाचन नहीं हुआ है, अंतिम रूप से पाचन नहीं हुआ है। अब अंतिम रूप से पाचन कहां पर होगा, छोटी आंत में होगा। अब देखो क्या होगा कि छोटी आंत में क्या निकलेगा, एक इस इलियम से अर्थात शेषात्र से इरिप्सिन निकलेगा, और ये जो इरिप्सिन होगा ये जो पेप्टोन्स होंगे अर्थात प्रोटीन की और छोटी अवस्था है पेप्टोन्स, उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अर्थात प्रोटीन जो है अगर एमिनो एसिड में बदल गया तो जान लो कि प्रोटीन का आपका पाचन हो गया। और इसी तरह से जो वसा आई थी उस वसा का किसमें पाचन, वसा को कौन पचा देगा, लाइपेज, लाइपेज इसको किसमें बदल देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए यहां पर एंजाइम निकले थे वो सब कार्बोहाइड्रेट को पचा देंगे। और अब जाकर के भोजन का क्या हो गया, पूर्ण पाचन हो गया। जैसे मान लीजिए सुक्रेज निकलेंगे तो सुक्रोज को पचा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। फिर यानी कि यहां तक जो भोजन आया था वो अभी डाइसेक्राइड के फॉर्म में था, अब डाइसेक्राइड का जो है मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कराना है। और मोनोसेक्राइड में जब कन्वर्ट करा दिया जाएगा, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है तो कहा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए तो यही प्रक्रिया जिसमें भोजन यहां से चला और इन सारे जंक्शन से पचते हुए फाइनली जाकर के कहां पर पच गया, छोटी आंत में। एकदम से जो बड़े अणु थे वो छोटे हो गए, इसी को पाचन कहा जाएगा। तो दोस्तों पाचन की तो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि अवशोषण क्या है। अवशोषण क्या होगा, छोटी आंत में हमने बताया कि परवर्ध पाए जाते हैं या बिलाई पाए जाते हैं। जो बिलाई या परवर्ध होते हैं ये क्या करते हैं कि भोजन को पचने के लिए सतह दे देते हैं, क्योंकि ये जो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका क्षेत्रफल जो होता है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। रसांकुर है जो फोल्डेड फॉर्म में रहते हैं। आप कोई चीज अगर फोल्ड कर दिया, जैसे चद्दर है मान लो, उसको आप फैला दो तो बहुत दूर तक हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फोल्ड कर देते हो तो बहुत कम जो है स्पेस लेगा। तो यहां पर जो सतहें पाई जाती हैं आहार नाल की, वो फोल्डेड फॉर्म में पाई जाती है, परवर्ध के रूप में पाई जाती है, उंगली नुमा पाई जाती हैं, और इसी वजह से सतह ज्यादा हो जाती है। और अवशोषण का सिद्धांत ही यही कहता है, एब्जॉर्प्शन का सिद्धांत ही कहता है कि ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए सतह जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो सतह ज्यादा रहती है, क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, जिसके वजह से यहां से भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एब्जॉर्प्शन या अवशोषण क्या है। अवशोषण है जो हमारे पास यहां पर जो भोजन हमारा आया है वो भोजन में जो पोषक पदार्थ है, अर्थात छोटी आंत में वो भी शेष आंत में जो भोजन पहुंचा है, उस भोजन में से जो पोषक पदार्थ है उनको क्या कर लेना, सोख लेना। उनको सोख लेना ही क्या कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा। अब ये जो अवशोषण हुआ ये कहां जाएगा, क्या वो जो परवर्ध थे उन्हीं को इन सब की जरूरत थी, जितना आपने खाया जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत इसी परवर्ध को थी,
वही सब सोख लेगा, उसी को जरूरत है, ऐसा नहीं है। वहां पर होते हैं लेक्टल, और वहां पर आपको छोटी छोटी नर्व मिलेंगी। वो सारी नर्व जो होती हैं वो अटरी होती हैं, और वो आगे जा करके एक क्या बनाती हैं, एक ब्लड की नलिका बनाती हैं। और जितने भी यहां पर जैसे देखो ये पतली पतली नर्व आपको यहां पर किससे जुड़ी हुई मिलेंगी, ये जो पतली पतली नर्व हैं वो आपको यहां पर किससे जुड़ी हुई मिलेंगी। देखो जैसे हमने यहां पर थोड़ा सा इसको इस तरह से बना लिया, देखो ये है छोटी आंत, और यहाँ से अगर हम इसको सीकम से इस तरह से जोड़ देते हैं और इस तरह से अगर हम देखें तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मान लो बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत आपकी हो गई। तो अब यहाँ से अगर आप समझेंगे तो ये जो छोटी आंत है इसमें से पतली पतली क्या होती हैं, ऐसे यहाँ से नर्व निकलती हैं, और ये सारे जो है अटरी, पतली पतली जो अटरी होती हैं, ये सब आगे जा करके एक ब्लड की नलिका बनाती हैं, और इन नलिकाओं द्वारा होते हुए ये फिर से कहाँ पर आ जाते हैं, लीवर में। ये जितना भी देखो, ये जितना भी पोषक पदार्थ था वो सब जा करके कहाँ मिल गया, वो परवर्ध में नहीं रुका, परवर्ध में ये नहीं है, परवर्ध से होते हुए ये कहाँ पहुंच गया, ब्लड की नलिका में, और ब्लड की नलिका में से ये धीरे धीरे सारा पोषक पदार्थ कहाँ पहुंचा, बताओ भैया कहाँ पहुंचा, लीवर में, यकृत में। अब देखो लीवर का काम फिर से शुरू, क्या करेगा लीवर, लीवर का काम है कि वो पहले इस भोजन का यसाइन करे, यसाइन माने कि डिस्ट्रीब्यूशन करे, जिस भी कोशिका की, पूरे शरीर के अंदर जिस कोशिका की जितनी मांग होगी उसको ये क्या करेगा, उसके हिसाब से, मांग के हिसाब से उन न्यूट्रिएंट्स को ये पहुंचा देगा। अब सवाल यहां पर ये है कि फिर इसे, जैसे मान लीजिए हमारी मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन सेल, मस्तिष्क की कोशिकाएं न्यूरॉन सेल होती हैं, तो ये जो न्यूरॉन हैं इनको क्या है, इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही पूरी कोशिकाओं का भी काम है। जो इसलिए कहा गया है कि जो कोशिका होती है वो मानव शरीर की क्या होती है, क्रियात्मक और एक संरचनात्मक इकाई होती है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो शरीर है उसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी मांग क्या है, उनकी मांग ऊर्जा का है, उनका मांग है अमीनो एसिड, क्योंकि ऊर्जा को वो लेकर के, ग्लूकोज को लेकर के अपने, उनके पास एक उनका खुद का एक अंग जो है आर्गेनल्स होते हैं, कोशिका के अंदर आर्गेनल्स पाए जाते हैं, और उन आर्गेनल्स के द्वारा वो क्या करते हैं, उन्हीं ऑर्गेनल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होगा, जैसे मान लो ग्लूकोज मिला तो ग्लूकोज उस माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके और वहां पर क्या करेगा, जो है वहां पर कार्बोसाइकिल चलेगी, और उस साइकिल चलने के बाद में जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट होगा, पायरूबिक एसिड, और उस सब करने के बाद लास्ट में एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहेगी, और जब भी कोशिका को कोई काम करना होगा तो वो वहां से एटीपी एडीपी में टूटेगा, अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा। और आपको पता होगा कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे अणुओं में टूटता है तो यहाँ पे जो मास, जो द्रव्यमान का जो नुकसान हुआ वो ऊर्जा के रूप में निकल करके आ जाएगा, E = mc² के हिसाब से। तो यहां पर अपार ऊर्जा निकलेगी, और जो ये ऊर्जा होगी, इस ऊर्जा का प्रयोग 36 एटीपी जनरेट होगी, एक एक मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी जनरेट हो जाएगा। और जो ये एटीपी जनरेट होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है कोशिकाएं किस काम के लिए यूज करेंगी, कोशिकाओं को भी कार्य करना होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप जो है इनको अगर अच्छे से 2-3 बार इसको समझ लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपका पाचन तंत्र से कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से
इत्मीनान से बैठ करके और कॉपी कलम लेकर के जो भी बातें हम बोल रहे हैं उसमें जो कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ लिख पा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं लिख पा रहे हैं, उनको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से भोजन जो है क्या हुआ, यहां तक पहुंचा। अब क्या हुआ कि तो देखो जब भोजन यहां पच गया छोटी आंत में, और छोटी आंत में पचने के बाद में क्या हुआ कि ये तो पहुंच गया यहां पर, कहां, ये पहुंच गया लीवर में। और जो भोजन नहीं पचा था, माने कि अब कुछ पार्ट जो बच गया, एब्जॉर्प्शन जिसका नहीं हुआ, वो आगे सीकम के द्वारा, देखो दोस्तों इसी सीकम से जुड़ा हुआ है उड्डुक परिशेषिका। देखो इस सीकम को हम उड्डुक बोलते हैं, और इसी से जुड़ा होता है अवशेषी अंग, जिसे पूछ कहते हैं। जैसे अब तो उसका जरूरत नहीं रह गया, तो अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोगों में विकसित नहीं होता है, लेकिन ये पहले होता था। तो अभी ये उतना विकसित अवस्था में नहीं होता, लेकिन यहीं पर क्या होता है, परिशेषिका या फिर अवशेषी अंग होते हैं। तो आपको ये चीज भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसी सीकम के पास होता। और सीकम का काम है कि ये छोटी आंत और बड़ी आंत को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो देखो अब भोजन देखो दोनों का कनेक्शन, अर्थात दोनों को जोड़ने वाला बीच में कौन है भैया, सीकम है। और सीकम जो है वो बड़ी आंत का भाग है। यह भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि जो उड्डुक है, इसको हिंदी में उड्डुक कहते, तो ये जो सीकम है ये किसका हिस्सा है, तो ये बड़ी आंत का भाग है। और ये अब इसके बाद में जो बड़ी आंत है इसे कोलन कहा जाता है। और यहां पर क्या पाए जाते हैं, हमने बताया है ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं, ये भोजन जो बचा हुआ भोजन था, जो पचा नहीं था, उसमें जो पानी है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स वगैरह, उनके पाचन में मदद करते हैं। और यहां पर पानी का अवशोषण होता है, मिनरल्स वगैरह कुछ अवशोषित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पानी का अवशोषण होता है। और इस तरह से भोजन अब जो है आ करके कहां पर, इस तरह से जो भोजन है वो कहाँ आएगा यहाँ पर मलाशय में। और मलाशय में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और जिसका जो है संकेत समय समय पर मस्तिष्क को भेज दिया जाएगा, और फिर यहाँ से इसका त्याग कर दिया जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, परित्याग कहते हैं। और जो यहाँ पर भोजन पचा था, वो जो पचा हुआ यहाँ पर भाग था, जो न्यूट्रिएंट्स थे, इनको ले जाकर के कहां पर, लीवर में देना। और फिर लीवर के द्वारा पूरे शरीर भर में जहां जहां जितने जितने न्यूट्रिएंट्स की मांग है, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को वहां तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वांगीकरण या एसाइमिलेशन क्या है, तो जो एसाइमिलेशन है या स्वांगीकरण है वो क्या है दोस्तों, स्वांगीकरण में क्या किया जाता है कि जो पोषक पदार्थ यहां पर इलियम में अब्जॉर्ब किए गए हैं, इन पोषक पदार्थों को मांग के अनुसार पूरे शरीर में जिस कोशिका की जितनी मांग हो, उन कोशिका तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, एसाइमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। दोस्तों आप देखिएगा यहां पर जो भी पोषक पदार्थ आए हैं, इस पोषक पदार्थ में जैसे मान लो ग्लूकोज है, तो अब जितना ग्लूकोज की जरूरत होगी उतना ग्लूकोज क्या किया जाएगा, जितने ग्लूकोज की जरूरत होगी उतने ग्लूकोज को यकृत जो होगा वो ब्लड की नलिकाओं में डाल देगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उनको इंसुलिन के मदद से क्या कर लेगा, यहां पर संचित कर लेगा। जब इंसुलिन के सहारे ग्लूकोज को जोड़कर संचित करेगा, तो जब जोड़ेगा तो इसे ग्लाइकोजन कहेंगे। और ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। और जब हम भोजन, देखो हम लोग हमेशा भोजन तो करते नहीं रहते हैं, तो अब जब हम भोजन नहीं करते तब भी हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये जो ग्लाइकोजन है यही टूटते हैं और हमको ग्लूकोज मिलता रहता है। तो देखो एक बड़ा अणु है ग्लाइकोजन, और जो ग्लूकोज है वो एक छोटा अणु है। तो जो छोटे छोटे अणु है ग्लूकोज, इनका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। जिसमें दो छोटे अणु जुड़ते हैं वो क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म
जो यहाँ पर दो अणु ग्लूकोज को जोड़ने में मदद कर रहा है वो इंसुलिन है, और फिर एक जो ग्लाइकोजन है वो एक बड़ा अणु है, इसको तोड़ने में कौन मदद करेगा? ग्लूकोगान हार्मोन। और ग्लूकोगान हार्मोन भी कहां से निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है। और पैंक्रियाज के किस भाग से निकलता है? तो हमने बताया है कि अल्फा जो होता है, अल्फा कोशिका, जो लैगरहैंस की दूपिकाएं हैं उनकी अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकोगान। और बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। और अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे नहीं और इनका संचय यहां पर नहीं होगा, अर्थात जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं उनका संचय यहां पर नहीं होगा और वो भी ब्लड में चले जाएंगे। अगर वो ब्लड में चले जाएंगे तो भैया क्या दिक्कत हो जाएगी? ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा और उसी को हम मधुसूदनी कहते हैं कि इनको मधुसूदनी हो गया है, मधुमेह हो गया है। तो दोस्तों मधुमेह जो है वो कैसे होगा? इंसुलिन की कमी से होगा। और इंसुलिन के लिए कौन जिम्मेवार होगा? यहां पर अल्फा कोशिकाएं। तो एक चीज यहां पर आपने ये भी समझ लिया। देखो दोस्तों एक बात और समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीवर है ये इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो होता यह है कि मान लो जैसे यहां पर वायरस वगैरह का अटैक हो गया तो लीवर संक्रमित हो जाएगा। जब ये संक्रमित हो जाएगा तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो जो मरी हुई आरबीसी हैं उन मरी हुई आरबीसी को कलेक्ट नहीं करेगा, उसको जो है बाइल जूस में कन्वर्ट नहीं करेगा और फिर उसको डेडुनम में भेजेगा नहीं, जिसके वजह से जो मरी हुई आरबीसी हैं वो रक्त में ही पड़ी रह जाएंगी और रक्त की सफाई नहीं हो पाएगी। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं, जिसमें जो है जो हाथ होते हैं पीले पड़ जाते हैं, आंख के पास में क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रक्त में जो मरी हुई आरबीसी थी उनको जो रक्त में, जैसे आरबीसी है और आरबीसी मर जाते हैं एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, तो जो मरी हुई आरबीसी हैं इन मरी हुई आरबीसी को दोस्तों क्या करना पड़ता है? इनको निकाल के बाहर करना होता है शरीर से। ये मर गई हैं, अब ये काम नहीं करेंगी, तो जब इनको बाहर करना तो कौन इनका मदद करता है? जो लीवर है, यही लीवर मरी हुई आरबीसी को चुन चुन करके क्या बनाएगा भैया? पित्त रस बनाएगा। और अगर ये प्रॉपरली वर्क ना करे तो क्या होगा? ये जो मरी हुई आरबीसी हैं उनको चुन नहीं पाएगा और पित्त रस का निर्माण नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से क्या दिक्कत आएगी? देखो जब ये मरे हुए आरबीसी को चुन चुनकर पित्त रस बनाते हैं और पित्त रस बनाने के बाद गाल ब्लेडर में डाल देते हैं और फिर ये डेडुनम में आ जाता है और फिर डेडुनम से होकर के ये कहां पहुंच जाता है? ये जो है जैसे मध्य आंत शेष आंत्र से होते हुए बड़ी आंत से होते हुए लास्ट में रेक्टम में आकर के और एनस के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो आरबीसी में जो मरी हुई सेल है वो वास्तव में बाहर हो गई। और इसीलिए देखो हमने क्या बताया, मरी हुई सेल से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो इसका निर्माण होगा। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बिलीरुबिन है ये पीले रंग के होते हैं और जो बिलीरुबिन है ये पित्त रस का ही एक हिस्सा है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो मल का कलर होता है वो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है, क्योंकि मल का कलर भी पीला होता है और बिलीरुबिन भी पीला होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझ लिया कि ये जो हमारा जिगरा है, इस जिगरा के कितना ज्यादा काम है। अभी और भी ढेर सारे काम हैं जिनको हम समय समय पर जब आवश्यकता होगी तो इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम जानकारी आपको दिए हैं वो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हुआ है, इसी का पार्ट 1 है। तो अगर आप उसको देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद।